your knowledge about the universe, natural resources will enlighten, and that enlightenment by your knowledge will bring into some resources from natural origin in the form of food and medicine and other supplements, which has a huge potential and a big horizon to work. ये वर्ड आयुष एक एक्रोनिम वर्ड है, इसके बारे में तो आपको सबको बता दिया गया होगा. ए स्टैंड फॉर वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, एंड यू फॉर एस फॉर सिद्धा एंड सुवारिपा, एंड एच फॉर सुवारिपा क्या होता है? चलिए, सुवारिपा सिस्टम वेरी रिसेंटली भारत सरकार ने ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिकॉग्नाइज किया है. दिस इज ए ट्रांस हिमालयन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बेसिकली तिब्बतियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. क्या है? जो तिब्बत में प्रैक्टिस होता है जो सिस्टम, उसका बेसिकल नाम, जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में हमारे सिस्टम का नाम आयुर्वेदा है, वैसे तिब्बतियन सिस्टम का नाम है सुवारिपा. ये कोई अलग सिस्टम नहीं है. पूरे का पूरा अष्टांग हृदय जो है वो उन्होंने उसके बेस्ड सारी चिकित्सा पद्धति बनाई हुई है. केवल 4 या 5 जगह पर उन्होंने श्लोक बदले हैं, जिसमें के अपने हिमालयन प्रदेश में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्स मटेरियल्स के नाम आए हैं. वरना यथावत पूरे के पूरे अष्टांग हृदय को उन्होंने भोटी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसके ऊपर एक सिस्टम बना दिया है. ये आयुर्वेद से वो भी वैसे ही 3 धातु, 3 दोष, सप्त धातु और वो बाकी सारा 3 बल के सिद्धांत पे ही आधारित है. तो वो अलग सिस्टम नहीं है. परंतु क्यों इसको इंडक्ट करना पड़ा? इसको इंडक्ट करने के पीछे भी एक नीति है, देश की नीति है कि हमारे देश में भी ये प्रैक्टिस होता है. अदरवाइज इस सिस्टम का क्लेम कौन कर रहा था? चाइना. तो जिस सिस्टम पे कभी किसी की मोनोपोली हो जाती है ना, जब मोनोपोली हो जाती है ना, तो उस सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज एंड प्रोडक्ट, उसके ऊपर हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है. तो उससे बचने के लिए भारत सरकार ने इसको इंडक्ट किया कि वी रिकॉग्नाइज दिस सिस्टम एंड दिस इज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, बट इट इज बेसिकली प्रैक्टिस्ड इन द ट्रांस हिमालयन बेल्ट, राइट फ्रॉम लेह लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश. ये उस अभी इनके एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया गया है लेह में. इसका एक इंस्टीट्यूट आपके यहाँ पास में भी है, सारनाथ में. सारनाथ में एक इंस्टीट्यूट है. अब एक इंस्टीट्यूट सिक्किम में खड़ा हो रहा है. तो ऐसे ऐसे इनके डिस्पेंसरीज भी हैं. हिमाचल में भी ये सिस्टम है, जो मेरा प्रदेश है, वहाँ पर 3 या 4 पोस्ट हैं मेडिकल ऑफिसर में सुवारिपा के सिस्टम के भी हैं, जिसमें 2 आजकल भरी हुई हैं, 2 अभी खाली हैं, क्योंकि ये सिस्टम रेगुलेट नहीं हुआ था सेंट्रल बॉडी से. तो इसकी एजुकेशन वगैरह को रेगुलेट होने के बाद क्वालिफिकेशन जब रिकॉग्नाइज हो जाएगी तब ये अच्छे से सामने आ जाएगा. ये एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारे सिस्टम का? 1995 से पहले ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक डेस्क होता था, ISM&H डेस्क. 1992 में 95 में ये एक डिपार्टमेंट बना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, और 95 के बाद 2003 में इसका नामकरण बदला गया, जो कि आयुष बना. ISM&H का मतलब है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी. जब इसके 2003 में सुषमा स्वराज जी जब हेल्थ मिनिस्टर थी यूनियन, तो उस समय इसका नामकरण आयुष हुआ. और इसके बाद इसमें 2011 में सुवारिपा सिस्टम को इसमें इंडक्ट किया गया है. और 2014 में तो आपको पता है ना क्या बन गया था? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्ट्री बन गई थी. ओके, तो ये लैंडमार्क आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब बनी थी, और ये एक्रोनिम याद होने चाहिए. ये बहुत सारी जगह पर जब भी एग्जाम देने जाओगे तो ये पूछे जाते हैं सवाल. इससे आपका जनरल नॉलेज जो है वो टेस्ट किया जाता है. अभी जिसका 1995 तक एग्जिस्टेंस नहीं था, वो 2017 तक आते आते
ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी में एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इससे पहले इसके एग्जिस्टेंस की बात होती रही, इसकी स्ट्रेंथनिंग की बात होती रही, परंतु 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये बात आई कि प्रिवेंटिव प्रोमोटिव हेल्थ के लिए आयुष सिस्टम्स जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उनका नेशनल हेल्थ पॉलिसी में सहारा जो है वो लिया जाएगा, इनको मेन स्ट्रीम किया जाएगा प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ में। तो ये इसकी जर्नी है जो 1995 में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, जो 2017 में क्या स्थिति बनी, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट बना। अभी आप ये देखिए, जब हम आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना बच्चों, तो ये जान लीजिए कि आयुष में हमारे सारे सिस्टम्स की बात होती है। तो आयुष में भी पर्टिकुलर सिस्टम्स का भी अपना अपना अलग अलग डाटा आपको मिल जाएगा। तो इस समय आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम देखें सारे सिस्टम्स को मिला के, तो 4000 के आसपास जो हैं वो हॉस्पिटल्स हैं और 27,000 से अबव डिस्पेंसरीज हैं और 13 लाख से अधिक 13-14 लाख तक जो है वो प्रैक्टिशनर हैं, जिसमें 13-14 लाख प्रैक्टिशनर्स में 7 लाख प्रैक्टिशनर आयुर्वेद के हैं जो रजिस्टर्ड हैं, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट प्रैक्टिस में है। 7 लाख से अधिक जो है वो आयुर्वेदा सिस्टम के हैं इसमें, और इनका एनुअल ये पेशेंट लोड 1 करोड़ से ज़्यादा एनुअल पेशेंट्स का अटेंडेंस जो है वो इन सिस्टम्स के पास होती है। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखें तो 914 आयुष के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जिसमें 500 से अधिक किसके हैं, आयुर्वेदा के हैं। ओके, और स्टूडेंट्स देख लीजिए 52,720 स्टूडेंट जो है इस समय आयुर्वेद इंस्टीट्यूशन में एट ए टाइम इसके राउंड अबाउट जो है वो संस्थानों में होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितनी, फार्मेसी जो आयुष ड्रग्स बनाती हैं वो 9,000 के आसपास ऐसे यूनिट्स हैं। तो एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन पावर, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री हमारे देश में अवेलेबल है। ये किसके द्वारा चलेगा, कौन चलाएगा इनको? आज ये जो टीचर आपके पास आगे बैठे हैं, कल आपको इनको रिप्लेस करना है। ये सब आपको बताने का मतलब ये है कि ये इस सब को सतत वहन करना, सतत चलाए रखना, ये किसकी जिम्मेवारी है? जो भी अब इस सिस्टम में इंडक्ट हुए हैं वो आगे चल के इस सिस्टम को आगे ले जाने वाले हैं और आपको इसमें काम करना है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को देखिए जरा। तो ये सेंट्रल लेवल का ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। हमें ऐसा लगता है कि मिनिस्टर जो है वो सबसे बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा कौन है इस देश में? पार्लियामेंट। कौन है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट जो है वो अंडर सर्टेन कमेटीज जो है वो हर डिपार्टमेंट को, हर सिस्टम को, हर देश के काम को मॉनिटर करती है। पार्लियामेंट अंडर पार्लियामेंट्री कमेटीज, देन कैबिनेट, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड लॉ मिनिस्ट्री। ये हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर काम करने वाली संस्था का लेखा जोखा ये ले सकती है और लेती है। एक बिल्कुल फ्रेमवर्क बना हुआ है, फ्रेमवर्क बना हुआ है। उस फ्रेमवर्क में मिनिस्टर को भी पार्लियामेंट्री कमेटी या कैबिनेट को अब जवाबदेही देनी पड़ती है। और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने सेक्रेटरी को साल में 2 बार, जैसे जैसे पार्लियामेंट का सेशन होता है उसके तुरंत बाद उनको हिसाब किताब देना पड़ता है कि आपको इतना बजट दिया था, आपने कहाँ क्या खर्च किया, इस विषय में क्यों नहीं किया। जो अगर उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कोई रिपोर्ट है कि ये देश की ज्वलंत समस्या थी पर आपने इसमें क्या किया, वो जवाबदेही वहाँ पर देनी पड़ती है। तो एक बहुत मैं उसको 5 साल अटेंड करता रहा हूँ अपने सेक्रेटरी के साथ, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाली बात होती है। तो ये जवाबदेही होती है। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री बन गया तो उसको जवाबदेही नहीं होना पड़ता, कोई डायरेक्टर बन गया तो उसको जवाबदेही नहीं होना पड़ता। एवरीवन हैज़ टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। और ऐसा अगर आप करने में अक्षम पाए जाते हैं तो आपको उस पद पे नहीं रहने का योग्य करार देके आपको हटाया भी जा सकता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए।
कि हम सब लोग जवाबदेह हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हमारे मंत्री जो है, मिनिस्ट्री जो है वो इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंतर्गत काम करती है। उस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट का एक सीनियर आदमी या जिसको भी हमारी कैबिनेट नियुक्त करती है वो मंत्री रहता है। और हमारे आयुष में दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज़, जो नीचे 6 बॉडीज़ बताई गई हैं, ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। क्या है? पहले एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी, जिसको CCIM बोला गया है ना, ये पुरानी स्लाइड है, अब क्या हो गया वो NCIMH। और एक बना है CCH, सेंट्रल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का नाम बन गया नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। तो ये एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली, एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, इवन प्रैक्टिस को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है। ये सेंटर से रेगुलेट कर कौन आदमी अधिकृत है रजिस्टर्ड होने के लिए, ये वो तय करते हैं। और एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन भी होती है। फिर है रिसर्च, रिसर्च को रेगुलेट मिनिस्ट्री करती है अंडर रिसर्च काउंसिल। तो हमारे जितने सिस्टम हैं उतने सिस्टम की एक रिसर्च काउंसिल है। आयुर्वेदा की एक रिसर्च काउंसिल है जिसको CCRS पहले वक्ता कह रहे थे, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। वैसे ही होम्योपैथी के लिए एक काउंसिल है, यूनानी सिस्टम के लिए एक काउंसिल है, सिद्धा सिस्टम के लिए एक काउंसिल है, और योगा सिस्टम के लिए काउंसिल है। इन सबका हेडक्वार्टर दिल्ली में है एक्सेप्ट सिद्धा काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। ओके। देन नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, देन एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, और एक नेशनल IPGTR का नया नाम क्या बना है? ITRA, इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ये नया नाम पड़ा है उसका, वो भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, दैट इज आल्सो ए डायरेक्टली सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। और ऐसे ही पंचकुला में और गोवा में 2 नए इंस्टीट्यूशन जो है ऑटोनोमस बॉडीज जो हैं वो आगे आ रही हैं। एक और इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो शिलोंग में है, जो कि आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी सिस्टम की कंबाइंड एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन है शिलोंग में। और एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारी ड्रग्स से रिलेटेड अफेयर्स को डील करती है। हमारी ड्रग्स के क्या स्टैंडर्ड हों, अगर उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार कोई फार्मेसी नहीं बनाती है तो उसकी टेस्टिंग कहाँ हो कि वो उस स्टैंडर्ड को मीट आउट कर रही है कि नहीं। तो एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जिसको नाम दिया गया है फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। एक बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स बनाती है, और इसी के साथ एक अटैच्ड है फार्माकोपियल लेबोरेटरी ऑफ इंडियन मेडिसिन, PLIM। ये इसी के दो मिलके एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी है। वो फार्माकोपियल लेबोरेटरी जो है, यहाँ कहीं से भी कोर्ट में कन्फ्लिक्ट होता है, कोई आदमी कहता है कि जी मेरी ड्रग को जो टेस्ट किया इस लेबोरेटरी ने ठीक नहीं की टेस्ट, तो ये कैबिनेट से अप्रूव्ड लेबोरेटरी है जो गाजियाबाद में स्थित है। वहाँ पर सैंपल टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट जो होगी वो सबको मान्य होगी कि ये ड्रग एज पर गिवन स्टैंडर्ड्स। और स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए फार्माकोपियल कमीशन क्या करता है? हर सिंगल मेडिसिनल प्लांट जो हमारे ड्रग्स के इंग्रेडिएंट हैं उसके स्टैंडर्ड हैं। उसके स्टैंडर्ड में भी 3 स्टैंडर्ड हैं। नंबर 1, उसके जेन्युइन ड्रग के लिए फार्माकोग्नोस्टिकल स्टैंडर्ड्स, उसकी केमिकल कंपोजिशन के लिए उसके फाइटोकेमिकल स्टैंडर्ड्स, फिर उसकी फिंगरप्रिंटिंग जिसकी HPTLC वगैरह फिंगरप्रिंटिंग वगैरह जो होती है वो स्टैंडर्ड। तो ये सारे स्टैंडर्ड और फर्निश्ड ड्रग के भी स्टैंडर्ड, ऐसे एक फार्माकोपिया जैसी बुक्स जो हैं वो बनी हैं, उसमें सब पढ़े हैं। और किसी को भी कोई ड्रग बनानी है तो उन स्टैंडर्ड को फॉलो करके, और जब उनकी ड्रग मार्केट में आई है तो वो स्टैंडर्ड कंप्लाई होने चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज ए सुपीरियस और नॉन जेन्युइन ड्रग, तो उसके ऊपर बनाने वाले को क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो इतनी रेगुलेटरी बॉडी जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में इस सिस्टम को रेगुलेट करती है। आपकी जो एडमिशन BMS में हुई है, ये पहली बॉडी का एक सेट नॉर्म है कि कब कितनी एजुकेशन के बाद कितनी आयु तक आपकी एडमिशन हो सकती है, कितने साल आपको पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या पास करना पड़ेगा, कितने आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पास करने पड़ेंगे, फिर कितनी
दिन की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और इंटर्नशिप सेटिस्फैक्ट्री होगी, वो सर्टिफिकेट मिलेगा, तब यूनिवर्सिटी आपको एक डिग्री देगी। उस डिग्री के आधार पे आप स्टेट के बोर्ड में रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और जब तक आप स्टेट बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं हुए तब तक आप प्रैक्टिस करने के अधिकारी नहीं। तो ये रेगुलेटरी अफेयर है अबाउट योर एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। तो ये स्टेट लेवल पर आप देख लीजिए, स्टेट लेवल पर आयुष डिपार्टमेंट्स हैं, कई जगह पर अलग से हैं और कई जगह पर हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर ये काम कर रहे हैं। और इसमें बोर्ड्स काउंसिल्स हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जिस स्टेट में किसी को फार्मेसी लगानी है उस स्टेट की ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस ड्रग को बनाने का लाइसेंस देगी, और लाइसेंस देने के लिए एक बड़ी स्ट्रिंजेंट प्रक्रिया होती है। फिर हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज को रेगुलेट करना, उसमें डॉक्टर लगाना, दवाई पहुंचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, हॉस्पिटल की बिल्डिंग देना, ये उनका काम है। और फिर स्टेट में इस प्रकार की स्टेट लेवल की आयुष यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, वो भी स्टेट रेगुलेटरी अफेयर है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में अब आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बनी है, ऐसी 5-7 यूनिवर्सिटीज़ देश भर में ऑलरेडी कार्य कर रही हैं। और स्टेट लेवल पर भी क्या है, फार्मेसीज एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड, हर स्टेट में लगभग 28 स्टेट में इस समय ये फार्माकोपिल लेबोरेटरी जो है, ये ड्रग टेस्टिंग लैब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है और काम कर रही हैं। और स्टेट मेडिसिनल बोर्ड, ये एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी जो मैं छोड़ गया हूँ पीछे, दैट इज नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। उसका काम क्या है, जितने मेडिसिनल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं अपने मेडिसिन में, उनकी अनइंटरप्टेड जो है सप्लाई देश को, दवाई बनाने वाले फार्मेसीज को होती रहे, उनको ये ड्रग्स अवेलेबल रहें। ये ख़त्म हो रही हैं तो उनको प्रोपोगेशन करना, एग्रीकल्चर में ले जाना, लोगों को प्रोत्साहित करना कि ये इनको उगाएं और मार्केट तक पहुंचाएं। तो ये सारा काम जो है वो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और उसके नीचे स्टेट लेवल पर स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड इस काम को करने में लगे हुए हैं। कौन सी मेडिसिन जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ये पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा रखे हुए हैं। और जिस ड्रग को रेड लिस्ट में डाल देते हैं, एक्सटिंक्ट ग्रुप में डाल देते हैं, वो किसी भी उस स्टेट से उस मेडिसिन को बाहर निकाला नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो पनिशमेंट का अधिकारी रहता है।